मॉडर्न कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय पुणे तथा हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आज हम ज्योति जैन द्वारा लिखित पानी के पेड़ तथा पशु भाषा इन लघु कथाओं का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। लघु कथा का आज हम तात्विक विवेचन करेंगे, जिसमें लघु कथा का कथानक, प्रमुख पाठ, भाषा, संवाद और उद्देश्य को इन इनका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस लघु कथा में पानी के पेड़ इस लघु कथा में प्रमुख पात्र शालू है। और यह लघु कथा का जो आरंभ है इस प्रकार से होता है। बारिश हो रही थी। बारिश का पानी छत पे इकट्ठा होता हुआ पाइप के जरिए वह घर के चौक में वह आ रहा था, फैल रहा था और चौक में से वह पानी बगीचा की ओर जा रहा था। और उस घर में नन्ही शालू है, जो छोटी बच्ची है। और इस शालू ने बगीचे में छोटे-छोटे गद्दे का निर्माण उसने किया था। और उस गद्दे का निर्माण करते समय उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी एवं खुरपी थी और उसके जरिए वह छोटे-छोटे गद्दों का निर्माण कर रही थी और उस गद्दे में वह पानी भर रही थी। गड्ढे का निर्माण करते समय उसका फ्रॉक, पायजामा सब कुछ कीचड़ से लथपथ हो गया था, भर गया था। तभी माँ अंदर से आती देखती है। तभी माँ को अंदर से, घर के अंदर से आते हुए शालू ने देखा। शालू उत्साहित है, वो माँ को कुछ बताना चाहती है। तभी माँ ने उसको देखा और तभी तड़ाक से एक माँ ने नन्ही शालू को गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया। उसके मुंह में आए हुए शब्द अंदर ही रह गए। उसकी आंखों में आंसू आंसू बहने लगे। वो कुछ माँ से कहना चाहती थी। माँ ने कुछ बोले बिना, कुछ सुने बिना ही उसको एक थप्पड़ मारा। और माँ कहने लगी, सारे कपड़े गंदे कर दिए, समझ में नहीं आता, अंदर नहीं खेल सकती। और इस प्रकार से माँ ने उसके भाई खींचे और घर के अंदर लेकर जाने के लिए उसको अंदर खींच लिया। लेकिन शालू की माँ को अभी तक पता नहीं था कि शालू क्या कर रही है, वो गद्दे किस लिए वो खोद रही है, उन गद्दों का निर्माण वो क्यों कर रही है, ये कुछ भी माँ को पता नहीं था। बिना सोचे समझे माताजी ने शालू के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके कारण शालू रो रही थी। रुलाई रुलाई शालू ने, वह रो रही है। शालू ने, वो अपनी सफाई दे रही है। माँ ने अब उनको थप्पड़ मार दिया है, लेकिन शालू कुछ कहना चाहती थी और माँ से वह कहने लगी, मैं तो आपके लिए पानी बो रही थी। माली भैया कह रहे थे, गड्ढे खोद कर जो डालो वही उग आता है। आप गर्मी में कितने परेशान होते हो ना पानी के लिए, इसलिए मैं पानी बो रही थी। अब पानी का झाड़ उगेगा और फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यह वाक्य शालू के है, जो रोते हुए वह अपनी माँ से कह रही है कि माँ, मैं आपके लिए पानी बो रही है। पानी बोते हैं क्या? नहीं, लेकिन उसे किसी ने कहा था? किसी ने कहा था? तो जो घर के जो माली भैया है, माली भैया ने कहा था, गड्ढा खोद कर जो डालो वही उग आता है। अर्थात उसने कहा था, जब हम कोई गड्ढे में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से वह पौधे के रूप में वह उग आएगा, निकल आएगा और यह उस गद्दों में जो कुछ हम डालते वो उग आता है, उसके बारे में कहा था। लेकिन ये नन्ही बिटिया शालू को ये पता नहीं है।
उसने एक कह रही है कि मैंने पानी को बोया है। और माली भैया ने जो कहा था कि जो कुछ डालो वो उग आता है, और मैंने भी क्या किया है, पानी बोया है। और आप गर्मी में कितने परेशान होते हो ना पानी के लिए, इसलिए मैंने पानी बो रही हूँ। अब पानी का वृक्ष उगेगा और आपकी परेशानी, आपको किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, वो परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से रुलाई हुई आँखों से वह माँ को वह कह रही है। अब उसने शालू ने पानी के महत्व को समझा है। बाद में पानी किस लिए महत्वपूर्ण है, गर्मियों के दिनों में पानी हमें किस प्रकार के उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब ज़्यादा पानी होता है तो उस पानी को पुनः भूमि में उसको उस पानी को भूमि में फिर से वापिस भूमि में उस पानी का पुनर्स्तर, या पानी को भूमि में उस पानी को अ, डालकर भूमि के अंदर उस पानी को डालकर फिर से भूमि का जो जल स्तर है, वह जल स्तर को वह वृद्धि किस प्रकार से करना है, यह शालू बहुत ही अच्छा उदाहरण के माध्यम से वह कहना चाहती है। तभी माँ की आँखों में एक अपराध बोध महसूस होता है। वो अपराध बोध इसलिए कि बिना सोचे-समझे माँ ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया था, और यही कारण है कि माँ की आँखों में अब आँसू आ गए हैं। और शालू ने अनजाने रूप से गर्मियों के दिनों में पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और उसके साथ ही पानी बचाने का जो सबक है, वो सबक भी उसने माँ को बहुत ही अच्छे ढंग से उसने दिया था। और माँ ने अपने कपड़े गंदे हो गए, ये किसी भी प्रकार की चिंता उसने नहीं की। और जो शालू के जो कपड़े पायजामा हो, फ्रॉक हो, वो कीचड़ से भरा हुआ था, वैसे ही शालू को वह गले से लगाती है और उससे प्रेम करती है। और इस प्रकार से ये जो कहानी है, ये कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इस कहानी में हम जब देखते हैं, तो निश्चित रूप से कहानी का जो उद्देश्य है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शालू अपनी सुलभ बातों से पानी का महत्व को समझाती है। पानी गर्मियों के दिनों में उसका महत्व हमें पता है, या अकाल की स्थिति में पानी का महत्व हमें पता है। और पानी न होने पर इस संसार, इस भूमि पर किन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, अकाल जैसी भयानक परिस्थिति का भी हमें सामना करना पड़ता है। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी, पशु, इनको भी इस पानी की समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। और यही कारण है, जब बारिश का पानी होता है, इन गड्ढों के माध्यम से वो गड्ढों को हम वो पानी में गड्ढों को पानी से भरकर पुनः उस पानी को भूमि में हम उतारते हैं, और जिसके माध्यम से भूमि का जो जल स्तर है, उस जल स्तर में वृद्धि होती है। और जो मनुष्य को जो पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इस प्रक्रिया से अगर हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जल की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, वो भविष्य में हमें नहीं होगी। इसलिए बारिश का पानी हो या अन्य पानी हो, तो हम उसको पुनः भूमि में उसको भूमि में उसको गड्ढे के माध्यम से वो उस भूमि में पुनः उसको हम डालने का प्रयास करेंगे, जिसके माध्यम से भूमि में अगर जल है, तो आगे चलकर इसी जल का हमें लाभ होने वाला है। और यह सरकारी योजना के माध्यम से भी आज कई स्तर पर इस प्रकार का जल स्तर में वृद्धि करने का प्रयास, सरकारी योजनाएँ, अलग-अलग योजना में यह योजना आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर इस प्रकार की जो योजनाएँ हैं, जिसके माध्यम से पहाड़ से बहने वाले पानी पहाड़ में ही छोटे-छोटे गड्ढों के माध्यम से वो पानी को वहीं रोका जाता है, जिसके माध्यम से पानी की वृद्धि बढ़ती है। और उस पहाड़ पर पानी अंदर भूमि में जाने की वजह से आस-पड़ोस के जो किसानों की खेती है, या छोटे-छोटे तालाब है, या कुएँ है, तो वहाँ निश्चित रूप से पानी का जो स्तर है, वो स्तर बढ़ जाता है। ऐसे कई गाँव हैं, इस प्रकार का प्रयोग
उन्होंने किया हुआ है। बहुत ही महान उद्देश्य के साथ में पानी का महत्व को ज्योति जैन ने पानी के पेड़ के माध्यम से समझाया है। इस लघु कथा में आपको दीर्घ संवाद और लघु संवाद देखने को मिल जाएँगे। माताजी का जो संवाद है जिसमें वह कह रही है, तो वहाँ निश्चित रूप से एक लघु संवाद है, जिसमें वह कह रही कि कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। तो ये जो लघु संवाद है, उस लघु संवाद का एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा कि सारे कपड़े गंदे कर दिए, समझ में नहीं आता, अंदर नहीं खेल सकती, तो यहाँ कहीं न कहीं आपको संवाद है, साथ ही दीर्घ संवाद है जो शालू रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी, तो यहाँ दीर्घ संवाद भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे। प्रसंग के अनुकाल भाषा का भी प्रयोग इसके अंतर्गत किया गया है और प्रसंग के अनुसार जहाँ जो प्रसंग है, वो प्रसंग यहाँ पे है जो कि वह फ्रॉक लिए गद्दों का निर्माण कर रही थी, वहाँ भी आपको वहाँ का जो प्रसंग है, वो उसके द्वारा उसका वर्णन वहाँ पे किया हुआ है। साथ ही चित्रात्मक भाषा का भी प्रयोग इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। उसका पायजामा फ्रॉक कीचड़ में लथपथ हो गया है। तो वहाँ एक हमारे सामने एक दृश्य निर्माण होता है कि एक छोटी-सी लड़की है और उसका कपड़े फ्रॉक पायजामा कीचड़ से भरी हुई वो लड़की हमारी आँखों के सामने एक प्रकार का चित्र वहाँ निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की भाषा को हम चित्रात्मक भाषा के रूप में हम कहेंगे और निश्चित रूप से शीर्षक जो सार्थकता है, वो शीर्षक की सार्थकता को लेकर जब बात करते हैं, तो निश्चित रूप से यह पानी के पेड़, यह शीर्षक बहुत ही उचित रूप में दिया है कि पानी का महत्व को समझाना है। पानी के पेड़ तो नहीं होते, लेकिन पानी को हम भूमि में उसको खड्डे खोदकर उस पानी को ज़मीन में, भूमि में हम पुनः वहाँ भूमि में डालकर फिर से उस पानी के माध्यम से जलस्तर में वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ जो पानी के पेड़ है, ये बहुत ही अच्छा शीर्षक यहाँ उचित शीर्षक के रूप में हमें यह पानी का पेड़ ये शीर्षक उचित लगता है और लेखक ने बहुत ही सोच समझ कर यह शीर्षक उन्होंने दिया है। अगली जो लघु कथाएँ हैं, वो लघु कथाओं का हम अध्ययन करने वाले हैं। लघु कथाओं का जब हम अध्ययन करने वाले हैं, पशु भाषा। पशु भाषा के जिस प्रकार ये शीर्षक है, तो इस संसार में जितने भी सजीव जातियाँ हैं, फिर मनुष्य हो, पशु हो, प्राणी हो, सभी की अपनी भाषा है। मनुष्य की भाषा है, प्राणियों की भी भाषा है, वो विशिष्ट प्रकार की वह आवाज़ करते हैं। संकट हो, प्रेम हो या एक-दूसरे को आवाज़ देना हो, तो एक उनकी एक विशिष्ट भाषा है। कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो, हाथी हो, अन्य प्राणी हैं, अपनी-अपनी भाषा है। बिल्ली हो, पंछी हो, जैसे हम पंछी कहेंगे, तो हर एक की अपनी-अपनी भाषा है और उस भाषा के ज़रिए वो आपस में अपना वार्तालाप करते हैं। उसी प्रकार अब यहाँ हमें पशु भाषा है और उस पशु भाषा का जो कहानी का एक जिसे हम मुख्य उद्देश्य कहेंगे, जो प्यार की मौन की भाषा, उस पर इस लघु कथा पर लेखिका विशेष बल देती है कि मौन की जो भाषा है, वो कितनी बड़ी और कितना महत्व रखती है, उस पर उन्होंने चर्चा की है। लेखिका कहती है कि उस दिन डाइनिंग रूम के जैसे एक दिन लेखिका कहती है, उस दिन डाइनिंग रूम में जाने कहाँ से 2 बिल्लियाँ आकर घुस गई थी। वह आई और आपस में लड़ाई करने लगी। देखते ही देखते दोनों बिल्लियों ने लड़ाई का जो रूप है, वो रूप खूंखार रूप धारण कर लिया था। पंजों से एक-दूसरे को वह मार रही थी और मारकर एक-दूसरे को इन दोनों बिल्लियों ने लहूलुहान किया था। लेखिका ने ड्राइंग रूम से उनको भगाया, तो वह
घर के बाहर अर्थात घर के आंगन में वह आ गई और फिर से एक दूसरे से वह लड़ाई करने में लग गई। वहां उस आंगन से उनको भगा दिया। वह रास्ते के फुटपाथ पर आ गई और वहां डट कर एक दूसरे से इसी प्रकार से वह लड़ाई करना शुरू किया। ख- और एक दूसरे को लड़ाई करते समय बिल्ली के बाल खड़े हो गए, गुर्राती, एक दूसरे को दांत दिखाती, एक दूसरे को अपने पंजों से एक दूसरे को वह मार लेती। उनके क्रोधित आँखों एक दूसरे से वह देखती भी थी और इस प्रकार से भयानक रूप उन 2 बिल्लियों ने लिया था। इन 2 बिल्लियों का जो लड़ाई है, वो लड़ाई अब घर के ड्राइंग रूम से शुरू होकर घर के आँगन से फुटपाथ और वह फुटपाथ पर वह आ गई थी। सारा मोहल्ला एकत्रित हो गया था। मोहल्ले के लोगों ने भी इनकी लड़ाई को दूर करने का प्रयास किया था। किसी ने डंडे से उनको फटकारा, किसी ने पाइप के पानी के जरिए पानी की बौछार उन पे की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना वह डंडे की फटकार उनको कुछ न कर पाई, ना पाइप का पानी ने उनको उनकी लड़ाई को रोका। तभी एक छोटा-सा गाय का बछड़ा, वह एक सब्जी का छिलका वह खा रहा था और वह उन 2 बिल्लियों को वह देखता है जो आपस में लड़ रही है। वह दोनों बिल्लियाँ झगड़ा कर रही है और वह गाय का बछड़ा धीरे-धीरे उनके पास आ जाता है और वह अपनी जुबान से एक बिल्ली को चाटता है और फिर से दूसरी बिल्ली को उसी प्रकार से वह चाट लेता है। जो मोहल्ला वहाँ एकत्रित हुआ था, यह दृश्य को वह देख रहा है। लोगों को लग रहा है कि ये बछड़ा बीच में क्यों गया है? ऐसा ना हो, ये दोनों बिल्लियाँ उस बछड़े पर हमला न करें, न पंजा न मारे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से वह बछड़ा पहले बिल्ली के पास जाता है और बहुत ही प्रेम से उसको अपनी जुबान से वो बिल्ली के पास जाकर उसे चाटता है, उसके पास जाता है। और फिर दूसरे बिल्ली के पास इसी प्रकार से वो जाता है और देखते ही देखते ये दोनों बिल्लियाँ जो गुर्रा रही थी, एक-दूसरे को पंजे से मार रही थी, एक-दूसरे को लुभान कर रही थी। अब ये दोनों बिल्लियाँ चुपचाप उस बछड़े के पास में वह चुपचाप खड़ी थी और वह बछड़ा कभी एक बिल्ली को कभी दूसरे बिल्ली के पास अपना मुँह लेकर जाता था और इस प्रकार वह खूंखार जो लड़ाई हो रही थी, उस से लड़ाई को वह वो लड़ाई को वह समाप्त कर देता है और दोनों बिल्लियाँ वहाँ पे शांत बैठी हुई है। और जो लोग उनका झगड़ा मिटाने के लिए डंडा और पानी की बौछार का प्रयोग कर रहे थे, वो भी कुछ नहीं कर सकी। एक जिसमें जुबान नहीं है, ऐसा प्राणी छोटा-सा बछड़ा वहाँ पे आता है और प्रेम के माध्यम से, सिर्फ़ मौन की भाषा के माध्यम से वहाँ आता है, अपना सर हिलाता है और बिल्ली के पास जाता है और इस प्रकार से दोनों का झगड़ा वह मिटा देता है। और यहाँ कहीं न कहीं लेखक कहना चाहती है, यहाँ एक प्यार की, मौन की भाषा है और वह प्यार और मौन की जो भाषा है, प्राणियों की नहीं, मनुष्य में भी यह प्रेम की, मौन की भाषा होनी चाहिए। और जिसके माध्यम से मनुष्य आपस में जो नफ़रत है, मतभेद है, वो मतभेद से, नफ़रत से वो दूर रहेगा और वहाँ एक प्रेम का रूप, मौन की भाषा से वह अपना काम करेगा। हम कहते हैं कि मुँह में चीनी, मुँह में शक्कर और सर पर बर्फ होना चाहिए। और इसके माध्यम से वही सीख कहीं न कहीं हमें यहाँ मिलती है, जहाँ प्यार, प्रेम और यहाँ दूसरे से जब भी हम बातें करते हैं, उसमें मौन होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। यहाँ कबीर का दोहा मुझे याद आता है।
और वे कहते हैं ऐसी वाणी बोले औरों को ही शीतल कराएँ, आप भी शीतल होए। हमें ऐसी बात बोलनी है जो दूसरे भी लोग उस भाषा को सुनकर स वह भाषा को सुनकर शीतल हो गए और दूसरे लोग सुनकर शीतल हो गए। आपका भी मन वह शीतल रहेगा, जिसके कारण क्या है, दूसरे के सुख या दूसरे की जो वाणी है, उस वाणी को आप जिस प्रकार से बात करते हैं, अर्थात जब हम दूसरे से बात करते हैं, तो उन बातों में भी कहीं न कहीं वहाँ मौन, संयम ये चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ हमारे पास वो चीज़ नहीं है, संयम नहीं है, अहंकार युक्त हमारी भाषा है, तो इस प्रकार से आपसी मतभेद, इस प्रकार का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए प्रेम और मौन की जो भाषा है, वो भाषा हमें रखना है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोइए और भी शीतल होए, औरों को भी शीतल कराए। इस प्रकार का जो यह कबीर का दोहा है, जिसमें वाणी पर बात करते हैं और निश्चित रूप से जो पशु की भाषा, इसके माध्यम से यह दो ल 2 बिल्लियों के बीच की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को दूर करने का जो प्रयास है, एक बछड़ा करता है, जो उसकी प्यार की, मौन की भाषा है। और लघु कथा भी का उद्देश्य यही है कि मनुष्य को भी इसी प्रकार की प्रेम की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और प्रेम की भाषा के माध्यम से आपस में जो स्नेह है, संबंध है, वो और भी घनिष्ठ हो जाते हैं। और इस लघु कथाओं में जब हम देखते हैं कि भाषा और का जब देखते हैं तो निश्चित रूप से वर्णनात्मक भाषा और चित्रात्मक भाषा दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। चित्रात्मक भाषा कि जैसा कि वो लड़ाई दोनों की लड़ाई होना, बिल्लियों के जब आपस में लहू-लुहान होना, वहाँ जिस प्रकार का लेखिका ने वर्णन किया है, वहाँ हमें एक प्रकार की चित्रात्मक भाषा का रूप दिखाई देता है और घर से वो निकल कर आँगन में जब आती है, आँगन से वो निकाल कर वह फुटपाथ पे आते हैं, वहाँ हमें वर्णनात्मक अर्थात यहाँ वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से वर्णनात्मक भाषा का जो प्रयोग है, इसके अंतर्गत वह किया गया है। और शीर्षक के रूप में जब हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो शीर्षक है, वो शीर्षक बहुत ही सार्थक है। कम शब्दों में अधिक बात कहना, ये लघु कथा की एक विशेषता होती है और बहुत ही कम शब्दों में लाक्षणिक भाषा के माध्यम से उन्होंने लघु कथाओं का शीर्षक और लघु कथा का जो उद्देश्य है, उन्होंने किया है। इसके अंतर्गत भाषा के माध्यम से बात करते हैं तो समृद्ध भाषा के माध्यम से लाक्षणिक शब्दावली के माध्यम से कम शब्दों में उन्होंने उस उद्देश्य तक पहुंचने का कार्य उन्होंने किया है और यहाँ पशु भाषा का और पानी के पेड़ इन दो लघु कथाओं का हमने अध्ययन किया है। इस लघु कथाओं पे आधारित आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम यहाँ रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।